हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। आज जो टॉपिक करने वाले हैं उसका नाम है लेवल ऑफ मैनेजमेंट एंड कोऑर्डिनेशन। इस वीडियो के अंदर जो हमारी वीडियो नंबर 5 है, आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लेवल ऑफ मैनेजमेंट तीन तरह के होते हैं, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी। इन तीनों के पे मतलब बेसिकली क्या क्या क्वेश्चंस आते हैं। एक तो कोई क्वेश्चंस आ जाएंगे लेवल का नाम, उनके फंक्शंस क्या होते हैं, तो आपको तीनों के फंक्शंस भी पढ़ने हैं, ठीक है जी। और ये स्टार्ट करते हैं। व्हाट इज लेवल ऑफ मैनेजमेंट? देखो, नाम से आइडेंटिफाई होता है लेवल के। जैसे हम अपनी बात करें, हमारी बॉडी में कई सारे लेवल्स हैं ना, लेवल की माइंड की बॉडी क्या, हमारी बॉडी लेवल वाइज बटी हुई है, ठीक है जी। उसी तरह से ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं, वो भी लेवल के अकॉर्डिंगली बटी होती है। अब लेवल कैसे आइडेंटिफाई होगा? जैसे रिस्पॉन्सिबिलिटीज वाइज, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटीज ज़्यादा रखी है या जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी के प्रति अच्छा काम कर रहा है, उसको हम ऊपर दर्जा देंगे। और जो बंदे मतलब जो एज वाइज छोटे हैं उनको नीचे कर देंगे, या रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज सही काम नहीं कर उनको नीचे कर देंगे। तो ऐसे हम क्या करेंगे, उनको हम क्या करेंगे, काम सौंपेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है क्या। ध्यान रखना, लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी नहीं होता, वो कैटेगरीज होती है। कई बच्चे आते हैं क्वेश्चन डिफाइन लेवल ऑफ मैनेजमेंट, लोग लिख के आते हैं टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी। ये कर दोगे आप हमेशा, क्योंकि वो कैटेगरीज है उसकी, ठीक है। तो इसलिए इसकी डेफिनेशन अलग है। लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब क्या है? इट मींस डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर एट डिफरेंट पॉइंट ऑफ अथॉरिटी फ्रॉम लोवेस्ट टू हाईएस्ट। इसका मतलब क्या है? डिफरेंट कैटेगरीज, हमारी ऑर्गेनाइजेशन के डिफरेंट तरह के कितने बंदे काम कर रहे हैं और उनके पास कितनी अथॉरिटीज है। क्वांटम कह सकते हैं, क्वांटिटी वाइज ये हम कह सकते हैं कि एक बंदे का कितने काम है। 4 काम सौंप रहा है, कोई बंदा 5 काम सौंप रहा है, कोई 6 काम मैनेज कर रहा है, कोई 10 काम मैनेज कर रहा है, तो उस हिसाब से। तो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ मैनेजर ऑन द बेसिस ऑफ अथॉरिटीज, उनके पास कितनी अथॉरिटीज हैं। अथॉरिटी कैसे होगी? लो लेवल से टॉप लेवल, किस पर रहेगी? लो लेवल से हाईएस्ट लेवल पर पहुंचेगी। लेवल ऑफ मैनेजमेंट का मतलब होता है डिमार्केशन। देखो, व्हाट इज मार्किंग करना। हम कोई मार्क करते हैं ना कि ये मार्किंग ऐसी, ये मार्किंग ऐसी, मार्किंग ऐसी। एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ। जैसे मान लो आपने कहीं, आपके घर में किसी रिलेटिव की शादी होगी, तो जब रिलेटिव की शादी होगी ना, तो उसके अंदर आपकी एक एल्बम बनती है, शादी की एल्बम बनती है, या मतलब आपके मतलब वीडियो रिकॉर्डिंग बनती है। उसमें आता है क्या? पहले दादा दादी का नाम आएगा, फिर फादर का नाम आएगा, फिर आपके चाचा चाची का नाम आएगा, ठीक है, पापा ताऊ जी का नाम भी आएगा उसके बाद, ठीक है। तो ये एक तरह से क्या सीक्वेंस है डिमार्केशन की, पहले वो नाम आएगा, ये नाम आएगा, ये नाम आएगा, फिर ये आएगा, फिर ये आएगा, सीक्वेंस वाइज। तो इसका मतलब क्या है? इट मींस दैट डिमार्केशन ऑफ डिफरेंट पोजीशन इन दी ऑर्गेनाइजेशन, की एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बंदे की पोजीशन क्या है, वो बंदा कहाँ पे बिलोंग करता है, वो बंदा कहाँ पे स्टैंड करता है। इससे आप भी आइडेंटिफाई कर लोगे कि आपकी कैटेगरी क्या है। अगर आपने घर में सबसे बड़े, तो आप हम कह सकते हैं कि किड सेक्शन में सबसे बड़े आप हो, तो आप उस कैटेगरी में जाओगे। तो अगर आप कहीं मिडिल में हो, तो आप मिडिल में होगे, आपसे ऊपर वो होगा, ठीक है। तो आप इसके अकॉर्डिंगली आपने डिटरमाइन कर सकते हो कि आप किस पोजीशन पे बैठे हो, कि आप ऑर्गेनाइजेशन पे कहाँ पर स्थापित हो। उसके बाद पढ़ना है, और ये जो डिमार्केशन होता है वो कैसे करते हैं? ऑन द बेसिस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसी है, ठीक है जी। तो हम उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी वाइज डेलीगेट कर सकते हैं ऑन द बेसिस अथॉरिटी, कि किसके पास अथॉरिटी लेवल ज्यादा है, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि आप ऊपर आएगा। ऑन द बेसिस स्टेटस का मतलब सम्मान की बंदे का प्रेस्टीज वैल्यू कितनी है, उसका स्टेटस वैल्यू क्या है। जिसका स्टेटस वैल्यू ज्यादा हो, हम क्या करेंगे, उसको देंगे। जैसे मैं बात करूं, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हमारी समाज के अंदर गवर्नमेंट जॉब को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। अगर मान लो आपके घर में कोई बंदा प्राइवेट जॉब कर रहा है या एक बंदा गवर्नमेंट जॉब दे रहा है, पर वो उससे छोटा है, ठीक है, पर लेकिन उसका होगा क्या होगा, स्टेटस वाइज क्या होगा, ज़्यादा होगा, कि हाँ उस बंदे की गवर्नमेंट वैल्यू ज़्यादा है। तो वैसे उसकी कैटेगरी नीचे ऑर्गेनाइजेशन के नीचे आएगा, पर लेकिन अगर हम वैसे बात करें सक्सेसफुल के हिसाब से, तो वो कैटेगरी वाइज के सबसे ऊपर है, होगी उसकी गवर्नमेंट जॉब लगी हुई अल्टीमेटली। वही सेम चीज़ है। हायरार्ची वाइज, बट हायरार्ची का लेवल की हम बात करें ऊपर से नीचे घटते क्रम में अगर हम बात करें, तो हायरार्ची वाइज ऑर्गेनाइजेशन में 3 लेवल होते हैं। एक होता है टीएलएम, टॉप लेवल मैनेजमेंट, उसके बाद है आपका मिडिल लेवल मैनेजमेंट, और उसके बाद है सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और सुपरवाइजरी का एक नाम होता है उसको कहते हैं ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इन तीनों के बारे में पढ़ेंगे करके। सबसे पहले स्टार्ट कर रहा हूं मैं टॉप लेवल। देखो, टॉप लेवल होता क्या है? टॉप लेवल में ऑर्गेनाइजेशन के टॉप बंदे जो ऊपर बैठे हैं, जो कंपनी को चलाने वाले बंदे, जो कंपनी के स्थापक हैं, ठीक है, जो कंपनी में मेजर काम कर रहे हैं। ध्यान रखना, टॉप लेवल वाले बंदे कौन से होते हैं? वो बहुत कमिटमेंट, मतलब उन्होंने जो कमिटमेंट कर दी वो पूरी करनी पड़ेगी। चैलेंजेबल, वो अपने काम के प्रति क्या होंगे, चैलेंजेबल होंगे, ठीक है। क्वाइट स्ट्रेसफुल, कभी आपने देखा नहीं होगा, हमेशा अगर आपने कंपनी में काम कर रहे हो या आपने देखा होगा, जो टॉप लेवल बंदे हमेशा क्या करेंगे, अपने काम में फोकस करेंगे, वो बेफालतू की बातें नहीं करते, सिर्फ अपने काम में फोकस है।
काम से आएंगे काम से रहेंगे। पर जो लो लेवल वाले बंदे होते हैं वो फिर भी बैठ के बातें कर रहे हैं, गॉसिपिंग कर रहे हैं, यहाँ कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, ऐसे कर रहे हैं। पर लेकिन जो कंपनी के, या इवन आपकी छुट्टी हो भी जाएगी, आप घर भी चल रहोगे, पर लेकिन टॉप लेवल बंदे क्या करेंगे, अपने ऑर्गेनाइजेशन में क्या करेंगे, बैठ लेंगे, रात रात क्या करेंगे, प्लानिंग करते रहेंगे। क्योंकि कंपनी के लिए, सर्वाइवल के लिए और कंपनी ग्रोथ के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होते हैं, टॉप लेवल वाले बंदे, ठीक है जी। तो टॉप लेवल पे कौन से मैनेजर आएंगे, वो मैनेजर्स आएंगे जो हाई लेवल पे हैं, जो मैनेजमेंट की हायरार्की के अंदर सबसे ऊपर आएंगे। इनकी जॉब बड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, ठीक है जी, बहुत जटिल होती है, स्ट्रेसफुल होती है। हमेशा बंदे जो होते हैं वो स्ट्रेसफुल रहते हैं, ठीक है, मतलब स्ट्रेस में रहेंगे हमेशा, अल्टीमेटली मतलब बहुत सीरियस रहते हैं। सीरियस मैटर में कोई काम करेंगे, कोई भी करेंगे, सीरियस इशू में बात करेंगे, कोई मजाक मजूक नहीं करते लोगों से बेसिकली। और ये हम भी, अगर मान लो आप कंपनी के मालिक हो तो हम भी क्या करेंगे, आप हमसे मतलब हम अपने बंदों से प्रॉपर डिस्टेंस मेंटेन रखूंगा, और कोई भी एम्प्लॉय मेरे पास ऐसे नहीं आएगा कि बैठ के कोई बात करने जाएगा, नहीं करेगा। उसके बाद है डिमांडिंग कमिटमेंट। उनके बाद क्या है, कमिटमेंट, जो उन्होंने कमिटमेंट कर दी वो पूरी करनी पड़ेगी। क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन में जो हम टॉप लेवल वाले होते हैं, जैसे हमारे दादा दादी हैं, हमारे पेरेंट्स हैं, उन्होंने कमिटमेंट कर दी कि ये काम ऐसे होना है, तो हमें उस काम को मानना पड़ेगा, चाहे हमारी मर्जी हो या ना मर्जी हो, ठीक है, वही सेम चीज। एंड कंप्लीट डेडिकेशन, मतलब कोई काम करने करे पर लेकिन वो बंदे तो काम करेंगे, वो पूरी डेडिकेशन से काम करते हैं अपना। क्यों? क्योंकि कंपनी की सक्सेस और कंपनी की फेलियर किनके हाथ में होती है, वो हमेशा टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट के अंदर ही होती है, ठीक है। टॉप लेवल मैनेजमेंट का मतलब है रिस्पांसिबिलिटी ऑफ वेलफेयर एंड सर्वाइवल ऑर्गेनाइजेशन। कंपनी की वेलफेयर, तरक्की और कंपनी का सर्वाइवल किस पर डिपेंड करता है, वो डिपेंड करता है आपका टॉप लेवल वाले मैनेजमेंट के लोगों के ऊपर। जैसे हम बात करें इंडिया की ग्रोथ या इंडिया की अगर हम पोजीशन बात करें तो नरेंद्र मोदी हो गए जो हम पीएम है, ठीक है जी, तो उस पर ही डिपेंड करती है। अगर वो डिसीजन सही लेगा तो हमारी इंडिया में प्रॉब्लम्स नहीं आएगी या हमारी इंडिया की ग्रोथ होगी। पर अगर मान लो वही बंदे अगर करप्ट निकलेंगे या वही सही तरह डिसीजन नहीं लेंगे तो कोई काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। ऐसी सेम होता है हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर या हमारी कंपनी के अंदर। जब हम कोई काम करते हैं तो जो टॉप लेवल वाले बंदे होते हैं, एक कंपनी सक्सेस कर रही है, क्यों सक्सेस कर रही है, क्योंकि उसके जो ऊपर के बंदे ना वो हाईली क्वालिफाइड है या बहुत चैलेंजेबल है, अपने काम के प्रति डेलीगेटेड है, तो उसकी कंपनी की सक्सेस और उन कंपनी की फेलियर नहीं होगी। पर अगर मान लो वहाँ के लोग ही बेकार हैं, काम नहीं कर रहे, जैसे प्रिंसिपल होगा, आपने देखा होगा टीचर से स्टाफ छुट्टी कर लेगा, लेकिन प्रिंसिपल क्या करेगा, स्कूल में बैठा रहेगा, टाइम से आएगा, टाइम से जाएगा, लेट तक बैठा रहेगा, क्योंकि वो उस स्कूल को चलाने के लिए सबसे हाई अथॉरिटी के ऊपर है। वाइस प्रिंसिपल, प्रिंसिपल, ये दो बंदे हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनाइजेशन में चाहे आंधी है तूफान है, उनको स्कूल पहुंचना है तो पहुंचना है, एक्टिविटीज मैनेज करनी है तो करनी है। इसमें कौन कौन से बंदे आते हैं, चेयरमैन आएगा, एमडी आएगा, बोर्ड डायरेक्टर्स आएगा, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर आएगा, वाइस प्रेसिडेंट आएगा, प्रेसिडेंट आएगा, और भी कई सारे लोग आ सकते हैं जो कैटेगरीज वाइज होंगे। तो ये थे हमारी टॉप लेवल ऑफ मैनेजमेंट की डेफिनेशन, ठीक है, और उसके एग्जांपल्स की कौन कौन आएगा, उसके हम पढ़ेंगे फंक्शन ऑफ टॉप लेवल मैनेजमेंट। फिर जो दो टॉपिक रहेंगे उनको कवर करते हैं। उससे पहले एक आप लेवल ऑफ मैनेजमेंट को लिख लो और उसके बाद आप टॉप लेवल मैनेजमेंट को लिख लो, आइडेंटिफाई कर लो। देखो बेटा फंक्शंस पढ़ते हैं, ये फंक्शन देखिए टॉप लेवल के, उसके हम पढ़ेंगे मिडिल लेवल, उसके फंक्शंस। टॉप लेवल के फंक्शन क्या है, पहला अपन क्या है, डीसीपी ऑर्गेनाइजिंग अपॉइंटमेंट, एक तरह की शॉर्ट की होगी, डीसी होगा डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स। ध्यान रखना कंपनी की जो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स है कि कंपनी आगे जाके क्या करेगी या लॉन्ग टर्म में आगे उसको क्या काम करना है, कौन कौन से प्रोजेक्ट पे काम करना है, कौन कौन से मतलब हम लोग कह सकते हैं कि स्ट्रैटेजीज बनानी है, ये सब कुछ कौन बनाएगा, ये सारे के सारे काम करता है टॉप लेवल। क्योंकि अगर मान लो हम कंपनी में जाके काम कर रहे हैं तो हमारा काम सिर्फ होता है जो हमारे मालिक ने हमें जो बोला है हमें सिर्फ वही काम करना होता है। पर कंपनी ग्रोथ के बारे में, कंपनी की सर्वाइवल के बारे में, कंपनी किससे मिलेगी, कंपनी किससे पार्टनरशिप करेगी या क्या क्या एक्सपेंशन करना है, वो सब कुछ कौन डिसाइड करता है, वो टॉप लेवल वाले बंदे ही मतलब आइडेंटिफाई करते हैं, और किसके साथ काम करना है वो सब कुछ वही देखेंगे। तो लिखा हुआ डेवलपमेंट ऑफ लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स, तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स होंगे वो टॉप लेवल मैनेजमेंट ही देखती है कि किसके साथ क्या काम करना है। नेक्स्ट पॉइंट है कंट्रोलिंग, तो आपका क्या है, कंट्रोलिंग मेंटेन करेगा कि जिसको मैंने काम किया क्या करके पीरियडिकली, बट इस पीरियडिकली टाइम वाइज 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 1 महीने बाद, या वो क्या करती है ओवरव्यू करती, चेक करती है कि सही तरह से काम हो रहा है, जिस तरह से मैंने उनको बोला था कि अगर उस तरह से काम हो रहा है तो क्या करेगी, कंट्रोलिंग करेगी और ध्यान रखेगी कि जैसे मैंने काम कहा था वैसे ही होना चाहिए, क्योंकि तभी हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव होगा। क्योंकि अगर हमने किसी को काम सौंप दिया पर अगर हम उसको मॉनिटरिंग नहीं कर रहे, उसे कंट्रोलिंग नहीं कर रहे, तो कोई काम हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। दिल्ली गवर्नमेंट ने कोविड-19 की रिगार्डिंग पूरी दिल्ली को सील कर दिया कि कोई भी बंदा नहीं घूमेगा। अगर मान लो इस पर कंट्रोलिंग कैसे होगी, पुलिस वाले बैठे डंडे मार रहे हैं या घूम रहे हैं तो जाके सख्ती बढ़ता है, मतलब कंट्रोलिंग कर रहे हैं ना।
तभी तो कंट्रोल हुआ। अगर मान लो कंट्रोल ही नहीं करते, पुलिस वाले ने बस बोल दिया कि ठीक है जी कोई दिक्कत नहीं, वो अपने घर में बैठे हैं आराम से और कोई तरह की मतलब प्रॉब्लम मतलब इशू हो रहे हैं, तो अल्टीमेटली क्या लोग क्या करेंगे, मानेंगे नहीं मानेंगे। और आपने देखा होगा कि लॉकडाउन के टाइम पे कई लोग घूम रहे थे फिर रहे थे कि जो गवर्नमेंट दिल्ली पुलिस के लोगों ने क्या करा, जवानों ने उनको पकड़ा, अरेस्ट करके उनको थोड़ा चलान काटे, तब तो जाके लोग शांत हुए थे। वही है सेम चीज़ हम क्या करते हैं, मॉनिटरिंग करते हैं। फिर लिखा हुआ है फ्रेमिंग ऑफ पॉलिसीज की पॉलिसीज है कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेल्स मैनेजर, जितने जितने डिपार्टमेंट, जितने जितने डिविजन्स हैं उनके रिगार्डिंग पॉलिसीज बनाना कि कौन कौन से कैसे कैसे बंदे किस पॉलिसी पे काम करेंगे, ये हमारी शर्तें हैं और ये हमारे रूल्स हैं, ये हमारे रेगुलेशंस हैं, ये आपको फॉलो करने पड़ेंगे। फिर क्या ऑर्गेनाइजिंग, ये क्या करिए डिफरेंट, ये अपने हम जो टॉप लेवल होता है वो क्या करते हैं, अपने काम को ऑर्गेनाइज करता है कि इसमें डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन और डिफरेंट डिफरेंट डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट अलग है, आपका काम है आप ये काम करो, सेक्शन वाइज ये अलग कर दिया। जैसे स्कूल में देखो आप अलग अलग काम होते हैं, लैब जो साइंस वाला एक होंगे वो साइंस वाले काम डिपार्टमेंट के अलग बंदे होंगे, या मान लो कोई मतलब जैसे एक्टिविटीज़ हो रही है, जैसे मान लो स्कूल में मान लो कि स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग कोई एक्टिविटीज़ हो रही है तो उसके डिपार्टमेंट के बंदे अलग होंगे कि भाई तुम ही काम कराओगे। एग्जामिनेशन के रिगार्डिंग एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट होगा, वो एग्जामिनेशन पेपर सेट करेगा, डेट सेट करेगा, कैसे कैसे गाइडलाइंस बनाए देगा सब लोगों को, वही सेम चीज़। उसके बाद है की अपॉइंटमेंट, बट इस की अपॉइंटमेंट की ऑर्गेनाइजेशन को लगता है, अगर किसी मालिक को लगता है कि मैनेजर को लगता है कि किसी बंदे को नियुक्त करना है या किसी बंदे को अपॉइंट करना है, तो क्या करेगा, की अपॉइंटमेंट भी करेगा। क्यों करेगा, फॉर दी सक्सेसफुल रनिंग ऑफ बिजनेस। क्योंकि अगर मान लो बात करें ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, अगर एम्प्लॉई कोई भी बंदे की शॉर्ट पड़ता है, लगता है कि कहीं पे डेफिशिएंसी है या कहीं पे बंदा नहीं प्रेजेंट है, लगता है कि इसकी रिक्वायरमेंट है, तो टॉप लेवल क्या करेगा, अपने हिसाब से क्या करेगा, किसी भी एक बंदे को नियुक्त कर सकता है कि अपॉइंटमेंट कर सकता है। मतलब उसके छोटे मोटे जॉब के लिए वर्कर है तो कोई मालिक से नहीं पूछेंगे, मतलब वो तो कोई भी बंदा काम कर लेगा, आएगा, किसी से बात कर ली, मैनेजर से बात करी, प्रोडक्शन वाले से, सेल्स वाले सेल्स से बात कर ली, लेकिन कोई जो मेजर होगा सी अपॉइंट करना है या कोई लॉयर अपॉइंट करना है या कोई एग्जीक्यूटिव बंदा अपॉइंट करना है, तो उस वाले पॉइंट के लिए अपॉइंटमेंट के लिए टॉप लेवल वाले बंदे ही क्या करेंगे, उस बंदे को अपॉइंट करेंगे। ठीक है जी। उसके पढ़ते हैं मिडिल लेवल। मिडिल लेवल का मतलब है कि इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन टॉप लेवल एंड सुपरवाइजरी। मैंने आपको पढ़ा सबसे पहले टॉप लेवल, उसके बाद मिडिल लेवल, फिर सुपरवाइजरी। तो मैं कहाँ पे हूँ, मैं लिंक किस हूँ, टॉप लेवल और सुपरवाइजरी के बीच में क्या हूँ, लिंक हूँ। क्योंकि मैं ही क्या कर रहा हूँ, ऊपर से सजेशंस लूँगा, कोई भी तरह की जो काम देगा वो काम ऑर्डर्स और रिसीव करूँगा, और क्या करूँगा, जो भी कंप्लेंट्स आ रही है वो क्या करूँगा, मैं अपवर्ड फॉलो करूँगा। किसी तरह के एम्प्लॉइज अगर अनसेटिस्फाइड है तो मैं ऊपर इन्फॉर्मेशन दूंगा कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, और जो टॉप लेवल वाला बंदे होंगे वो क्या करेंगे, इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इट एक्ट एज ए लिंक बिटवीन सबसे पहले टॉप लेवल एंड सुपरवाइजरी लेवल इन एनवायरनमेंट। इट इज नोन एज डिवीजन हेड। ये क्या डिवीजन हेड है, क्योंकि यहाँ पे क्या काम डिवाइड हो जाता है, डिवीजन हेड हो गया। क्योंकि टॉप लेवल बंदे होते हैं वो बोलते हैं कि भाई हमने तुम्हें काम सौंप दिया, हमने ऑकी बंदा अपॉइंट कर दिया, इन्होंने डिवीजन कर दिया कि प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, मार्केटिंग डिपार्टमेंट, सेलिंग डिपार्टमेंट, या मान लो फाइनेंस डिपार्टमेंट, सारे डिपार्टमेंट अलग अलग हो चुके हैं, इसको कह रहे हैं डिवीजन हेड्स। आपको इस डिवीजन का जो काम है वो उसका मैनेजर संभालेगा, ठीक है, और वही उस काम के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, और वही उस काम के लिए क्या होगा, मतलब सक्सेसफुल उसको काम को रन करना है, उसी के लिए वो जिम्मेवार होगा। जैसे फैक्ट्री मैनेजर हो गया, कंपनी ने क्या करा, एक फैक्ट्री का मालिक तो मैं हो गया, ठीक है जी, सीईओ हो गया। मान लो मैंने एक बंदा अपॉइंट कर दिया कि भाई फैक्ट्री के मैनेजर तुम हो, तुम इस फैक्ट्री को मैनेज करोगे और इससे इतना प्रॉफिट दोगे, ये तुम्हारा काम है। तो मैंने क्या करा, अपने काम को क्या करा, डिवाइड कर दिया कि भाई फैक्ट्री या प्लांट सुपरिटेंडेंट ये होता है कि इसमें मान लो कि कोई प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चल रहा है, तो एक बंदा सुपरिटेंडेंट बना दिया कि भाई आप इसके लिए जिम्मेवार हो और आप इस काम को रन करोगे। या मान लो प्लांट लगा हुआ हमारा वहाँ, इसकी इस प्रोडक्शन का जो प्लांट का सुपरिटेंडेंट आप हो और इस प्लांट की पूरी देखभाल आप करोगे, मुझे इससे इतना प्रोडक्शन चाहिए। मुझे इसका मतलब है जो प्लांट सुपरिटेंडेंट होगा वो कंपनी जो डायरेक्टर है उसने जो आदेश दिए हैं उसकी बात को मानेगा और उसके अकॉर्डिंग काम करेगा। एंड रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग एंड कंट्रोलिंग प्लान स्ट्रेटजीज। ये क्या करेगा, मेंटेन एंड कंट्रोल। दो बातें कि भाई ये तो क्या करेगा, जिसने जो बंदे काम कर रहे हैं उनके नीचे उनको काम सौंपेगा कि भाई ये काम ऐसे है, इस प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग ऐसे है, इसमें काम ऐसे करना है। और मेंटेनिंग एंड कंट्रोलिंग, जो भी प्लान्स और स्ट्रैटेजीज किससे बनाएगी, टॉप लेवल ने। ध्यान रखना, प्लान्स और स्ट्रैटेजी को बनाएगा टॉप लेवल वाला बनाएगा, तो टॉप लेवल के अकॉर्डिंग उसको मेंटेन रखना है कि वो स्ट्रैटेजी फॉलो हो रही नहीं हो रही, उसको कंट्रोलिंग भी कर रहा है कि कोई बंदा फॉलो कर रहा नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो कंट्रोल लगाएंगे, उसके पेनल्टीज लगा सकते हैं वो लोग, उसको निकाल भी सकते हैं, उसके कोई भी लीगल एक्शन ले सकते हैं, वो सब कुछ डिपेंड करता है अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स। एंड जो भी टॉप लेवल ने बनाए हैं उस अकॉर्डिंग
फिर लिखा हुआ है इट रिसीव ऑर्डर इंस्ट्रक्शन फ्रॉम टॉप लेवल। ध्यान रखना जो मैं हूँ मैं क्या करूँगा, जो मेरे मालिक हैं टॉप लेवल से क्या करूँगा, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शंस, मैं वो मेरे को ऑर्डर देंगे, वो मुझे इंस्ट्रक्शन देंगे कि ये काम ऐसे होना है, ये मुझे ऑर्डर देंगे कि इस बंदे को बाहर निकाल दो या कल तक इतना काम चाहिए। तो वो ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन कौन देगा, टॉप लेवल बंदे देंगे, और कौन रिसीव करेगा, मिडिल लेवल उसको रिसीव करेगा एंड गेट द वर्क डन टू वर्क, क्या करेगा अपने नीचे सुपरवाइजरी लेवल या जो वर्क फोर्स होते हैं उनसे क्या करेगा, अपने काम को करवाएगा। क्योंकि टॉप लेवल ने कमिटमेंट दे दी कल तक इतना प्रोडक्शन करना है तो करना पड़ेगा, इसका नाम है मैं ही रिस्पॉन्सिबल हूँ। मालिक अपने घर चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है, उसने कमिटमेंट दे दी कल माल बनना है, मेरे को पूरी रात फैक्ट्री रुकना पड़े, कुछ भी करना पड़े, मुझे रुकना पड़ेगा और मुझे काम को करना पड़ेगा। इसमें कौन से हैं, कौन से बंदे आ सकते हैं, तुम्हारा फाइनेंस मैनेजर हो गया, प्रोडक्शन मैनेजर हो गया, ठीक है, मार्केटिंग मैनेजर हो गया, सेल्स मैनेजर हो गया, ठीक है, एचआर मैनेजर हो गया, वो जितने भी सारे मैनेजर्स हैं वो सारे के सारे इस कैटेगरीज में आपके आ सकते हैं। फिर देखो इसके फंक्शंस, फंक्शन के असेसमेंट ऑफ ड्यूटीज, असाइनमेंट ऑफ ड्यूटीज। अब सिंपल सी बात है, एक टॉप लेवल इनको काम सौंप दिया प्रोडक्शन मैनेजर को। अब प्रोडक्शन मैनेजर क्या करेगा, अपने जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के बंदे हैं उनको क्या करेगा, अपना काम क्या करेगा, सौंप देगा कि भाई ये तुम्हारा काम था, ये ड्यूटीज है, अब हमें ड्यूटीज को पूरा करना है, ठीक है। फिर लिखा हुआ लिंक, ये किस पे लिंक है, ये टॉप लेवल और सुपरवाइजर लेवल में क्या है, एक तरह का लिंक है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है कोऑर्डिनेशन, ये क्या करेगा, हर लेवल हर पॉइंट से कोऑर्डिनेशन बना के रखेगा। क्योंकि देखो सिंपल सी बात है, मान लो कि एक कंपनी के बंदे ने मेरे को टारगेट दिया, मालिक ने मेरे को बोला कि भाई 1000 शर्ट्स बनानी है, इसका मतलब क्या है, दो बातें, जो मान लो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है, ठीक है, या रॉ मटेरियल डिपार्टमेंट है जिसके पास माल अवेलेबल है कि नहीं है, तो अल्टीमेटली पहले हमें मैनेजमेंट करना पड़ेगा वर्कर्स का, लोगों का, सबको। तो मैं अकेले काम ये प्रोडक्शन नहीं कर सकता, उसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व है। तो जितने जितने डिपार्टमेंट्स हैं उनके साथ कोऑर्डिनेशन रिलेशनशिप बनाए रहेगा। क्योंकि अगर किसी बंदे ने 15 मिनट डिले कर दिया तो ऑटोमेटिक क्या होगा, सारा काम क्या होगा, 15 मिनट क्या होगा, डिले कर जाएगा और काम पूरा हो पाएगा नहीं हो पाएगा, सेम चीज़। तो इसको कोऑर्डिनेशन बनाना पड़ेगा। रिपोर्टिंग, ये क्या करेगा, किसको रिपोर्ट करेगा, मतलब मैं मालिक नहीं हूँ, मैं तो सेकंड लेवल पे काम कर रहा हूँ, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, इसको करनी पड़ेगी अपने ऊपर वाले बंदे को। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरे जिनको मैंने काम दिया सौंपा है वो मेरे को रिपोर्टिंग करेंगे, और मैं उस रिपोर्ट को क्या करूँगा, फर्दर क्या करूँगा, टॉप लेवल पे अपॉइंट करूँगा। जैसे आपके पेरेंट्स बोलते हैं कि बेटा ऐसा कर, ये काम कर दियो, ये ऐसे काम कर देना, तो आपको उनको रिपोर्टिंग करनी ना, ठीक है। या आपने किसी और बंदे को दिया तो वो बंदा आपको रिपोर्टिंग करेगा, क्योंकि आपने उसको काम सौंपा था, और आप क्या करोगे, अपने पेरेंट्स को इन्फॉर्म करोगे कि सर हाँ ये पापा ये काम हो चुका है या मम्मी ये काम हो चुका है। अल्टीमेटली क्या रिपोर्टिंग करनी जरूरी है, ठीक है। उसके बाद है कम्युनिकेशन, ऑर्डर डिसिप्लिन, ये कह रहा है कि ये क्या करेगा, कम्युनिकेशन मेंटेन रखेगा, ठीक है। क्योंकि ट्रांसपेरेंसी ऑफ वर्क कैसे होगा यही जैसे बताया नहीं बताया, तो ये अपने नीचे क्योंकि इसका काम हो, जितना ध्यान रखना, जितना काम हम नीचे जाते रहेंगे उतना हमारा काम बढ़ता रहेगा, मतलब और थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती रहेगी, ठीक है जी। तो उस हिसाब से क्या लिखा है, ऑर्डर और डिसीजंस जो भी हैं उनको भी क्या करेगा, कम्युनिकेट करेगा कि जो भी काम है ऑर्डर के अकॉर्डिंग हो रहा है नहीं हो रहा, कि मैंने ये इस ऑर्डर से फॉर्म किया था या मैंने ये सजेशन दिए थे कि भाई तुम्हें ऑर्डर फॉलो करना है, तो वो फॉलो हो रहा है या नहीं हो रहा। और डिसीजंस कि जो भी डिसीजन लिए गए थे या मैंने दिए कि भाई तुम्हारा डिसीजन तुम्हें काम करना है, तो इस हिसाब से हम बात करें, ये इसके 5 फंक्शंस हैं। इसकी पूरी एक्सप्लेनेशन आपके नोट्स में आपको मिल जाएगी, आप वहाँ से पढ़ सकते हो, ठीक है। टाइम थोड़ा सा कम है क्योंकि कोर्स बहुत ज़्यादा है, इसलिए मैंने इनको पूरा आइडेंटिफाई नहीं किया है, इसको आप बुक से पढ़ लेना, नोट से, इसको भी बाकी मैं आइडेंटिफाई कर दूँगा। लास्ट आपका रहेगा सुपरवाइजरी लेवल, इसको एक आप लिख लो, फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो लास्ट एंड फाइनल उसका नाम है सुपरवाइजरी लेवल या ऑपरेटिव लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसके बाद में क्या, ये लास्ट लेवल होता है, ठीक है। अगर देखा हायरार्की वाइज लास्ट है पर, लेकिन ये प्रोसेस एंड नहीं होता, तो उसकी जो वर्क फोर्स, ध्यान रखना, पहले टॉप लेवल, फिर मिडिल लेवल, फिर सुपरवाइजरी, फिर वर्क फोर्स। वर्क फोर्स में होता है लोग, जो एम्प्लॉइज, जो वर्कर्स होते हैं ना, जो काम कर रहे हैं। एक चीज़ ध्यान रखना, क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, मतलब कोई भी कंपनी में कोई प्रोडक्ट होता है वो कौन बनाता है, उसके लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है, वो होता है आपका, मतलब कह सकते हैं वर्क फोर्स। क्योंकि मान लो एक कंपनी है, मान लो कि अमूल की कंपनी है, अब उसमें मान लो अमूल के कोई भी डायरेक्टर हैं, जो भी फाइनेंस मैनेजर है, प्रोडक्शन मैनेजर है, जो भी है, सुपरवाइजर, सब कुछ जो भी है, इंस्पेक्टर सब लगे। पर लेकिन अगर वो मान भी ना रहे, वो तो सिर्फ एग्जीक्यूशन कर रहे हैं, वो तो सिर्फ काम करवा रहे हैं, पर लेकिन जो नीचे वाले बंदे हैं, जो नीचे तत्व के बंदे हैं ना, वही सिर्फ क्वालिटी को मेंटेन कर रहे हैं कि वो सही तरह से काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, और वही अच्छी क्वालिटी के सामान देंगे। तो लिखा हुआ है इट इज कंसीडर्ड एज ए ऑपरेटिव मैनेजमेंट, इसको हम कहते हैं ऑपरेटिव मैनेजमेंट कहते हैं। इट इज द फर्स्ट लाइन मैनेजर। अगर हम बात करें नीचे से देखा जाए तो ये फर्स्ट लाइन मैनेजर है,
देखा जाए, क्योंकि नीचे से हम करेंगे तो सबसे पहले वर्कर्स के बाद कोई मान लो मैं वर्कर हूँ किसी कंपनी में, अगर मेरे को कोई प्रॉब्लम है तो मैं काम पे जाऊँगा, तो मैं अपने ऊपर वाले, इसका मतलब है सुपरवाइजरी के पास जाऊँगा, जो कौन है वो मेरे लिए फर्स्ट लाइन मैनेजर है, क्योंकि मैं डायरेक्ट मिडिल लेवल पे या टॉप लेवल पे नहीं जा सकता। जो भी मेरे ऊपर काम कर रहे हैं, इंस्पेक्टर हो गए, जैसे मान लो दिल्ली पुलिस का एक कांस्टेबल है, उसको कोई इशू आ रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो कहाँ पे जाएगा? सीधा डीसीपी के पास नहीं, वो अपने इंस्पेक्टर के पास जाएगा कि सर मेरे को ये प्रॉब्लम आ रही है। तो इंस्पेक्टर क्या है, हम कह सकते हैं वो क्या है आपका सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट पे है, और वो क्या करेगा, जो भी कॉन्स्टेबल्स हैं उनके जो इश्यूज हैं, उनकी जो समस्या हैं, उनको क्या करेगा, काम करेगा। जैसे मान लो कि दिल्ली पुलिस में कोई भी कोविड-19 की सिचुएशन चल रही है, प्रॉब्लम चल रही है, कमिश्नर ने बोल दिया कि भाई ऐसे लाठी चार्ज कर दो, पर लेकिन कमिश्नर नहीं पिटेगा, कमिश्नर तो भाई अपनी जगह बैठा हुआ है, वो तो गाड़ी में बैठने आदेश दे दिया, पर लेकिन कौन पिटेंगे, कौन फेस करेंगे, कांस्टेबल फेस करेंगे। और इंस्पेक्टर भी क्या होगा कि एक इंस्पेक्टर के मान लो कि 15 टीमें हैं, या 15 टीमों में 100 बंदे हैं, तो 1500 बंदे जो कांस्टेबल्स हो गए उनके नीचे काम कर रहे हैं इंस्पेक्टर के नीचे, तो इंस्पेक्टर भी जाके खड़ा हो जाएगा, ठीक है जी, वो एक हेड तक करेगा, लेकिन बाकी 1500 बंदे के वही इसे मेंटेन करेंगे कि लोग लॉकडाउन को फॉलो करेंगे या नहीं करेंगे, और वही ही फॉलो करवा सकते हैं। अगर उन्होंने सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन करा या फॉलो करवा दिया तो उनकी वाह हो जाएगी दिल्ली पुलिस की। अगर ये बंदे पिछड़ गए या उनको कोई इफेक्ट पड़ता है या सही तरह से मैनेज नहीं कर पाए, तो दिल्ली पुलिस के लोगों की होगी फिर नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगी कि हाँ यार इनसे मैनेज नहीं हो पाया। उसी तरह से दे ओवरसी द एफर्ट्स, क्या करेंगे, एफर्ट्स देखेंगे कि वर्कफोर्स की जो एम्प्लॉइज काम कर रहे हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, और एक्चुअली कैरियर और जो ऑपरेशन है ऑपरेशन के अंदर वो कैसे हो रहा है। मतलब इंस्पेक्टर ये लिखेगा जाके कांस्टेबल जितने डिफरेंट पॉइंट हुए हैं वो कैसे काम कर रहे हैं, सही तरह से काम कर रहे नहीं कर रहे हैं, सही तरह से डिस्टेंसिंग मेंटेन हो रही या सही तरह से जो भी रूल्स बनाए गए हैं, एक्टिविटीज़ बनाई गई हैं, उनको फॉलो किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा। फॉर एग्जाम्पल सुपरवाइजर हो गया या फोरमैन हो गए, इंस्पेक्टर हो गए, किस में आते हैं, ये आपके आते हैं सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट में आते हैं, ठीक है। इनके फंक्शंस क्या हैं, पहला पॉइंट है लिंक बिटवीन, ये किस में देखो, पहले टॉप लेवल फिर मिडिल लेवल फिर सुपरवाइजरी वर्कफोर्स। तो वर्कफोर्स और किस में, मिडिल लेवल में क्या ये लिंक है, ये मतलब जो सुपरवाइजरी है लिंक बिटवीन मिडिल लेवल एंड द वर्कफोर्स। रिपोर्टिंग, ये किसको रिपोर्टिंग करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, ये किसको रिपोर्टिंग करेंगे, मिडिल लेवल को रिपोर्टिंग करेंगे, ठीक है जी। और मिडिल लेवल इनसे काम करवाएगा, और जो भी वर्कर्स को कोई प्रॉब्लम आ रही है, कोई कंप्लेंट्स आ रही है कोई भी तरह की है, तो वो क्या करेगा, इनको आगे क्या करेगा, इंटीमेट करेगा, बताएगा कि सर ये इशू आ रही है, बताएगा। मेंटेनेंस ऑफ क्वालिटी, मैंने आपको पढ़ाया था कि जो भी क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट्स हैं जो मेंटेन कर रहा है, तो यही मेंटेन करेगा कि यही प्रॉपर्ली इंस्पेक्टर ही चेक करेगा। आपने देखा हो कहीं पे जाते हैं हम लोग, इंस्पेक्टर जाता है छापे मारते हैं, तो इंस्पेक्टर छापे मारने मतलब क्या, इसका मतलब वो क्या कर रहा है, चेक कर रहा है कि क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट की प्रोडक्ट जो है वो क्वालिटी के अकॉर्डिंग बनाए जा रहे हैं या नहीं बनाए जा रहे हैं। उसके बाद है एक्ट एज सुपरवाइजर, क्या सुपरवाइजर है या सुपरवाइज कर रहा है, सबको देख रहा है, वर्क फोर्स को देख रहा है कि वर्क फोर्स सही तरह से काम कर रही, कर रही, सही तरह से एक्टिविटी जो हमने बनाए थे, रूल्स बनाए थे, जो मैंने पॉलिसीज बनाई थी, या जो मेरे को टॉप लेवल से जो भी आदेश मिले हैं, जो भी इम्प्लीमेंटेशन मिला है, उसको सही तरह से फॉलो किया जा रहा है नहीं। तो सुपरवाइज भी करेंगे, देखेंगे भी, निगरानी रखेंगे, डिसिप्लिन क्या करेंगे, प्रॉपर्ली डिसिप्लिन मेंटेन रखेंगे, क्योंकि सबसे ज़्यादा जब हम बात करें दंगों की या लड़ाई करने की या डिस्प्यूट होने की पॉसिबिलिटी होती है वर्क फोर्स में होती है, जहाँ पे लोग बहुत ज़्यादा होते हैं। तो ये डिसिप्लिन मेंटेन करेंगे कि सब लोग डिसिप्लिन से काम करें, कोई तरह का लड़ाई ना हो या कोई तरह का मतलब आपसी मतमुटाव ना हो उनके बीच में, और जो भी काम है प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन या ह्यूमन वो जो हम कहते हैं इसको म्यूचुअल रिलेशन से उनका अच्छा सा आराम से काम हो जाए। कंपनी के अंदर हमेशा मतलब हम कह सकते हैं कि उन्नति बनी रहे, या हम कह सकते हैं कि हमेशा भाईचारा बना रहे ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज़ के अंदर, ताकि कोई तरह की प्रॉब्लम अराइज ना हो। फिर लिखा हुआ ट्रेनिंग, हमारा इंस्पेक्टर क्या करेंगे, ट्रेनिंग देंगे कि जो नीचे एम्प्लॉइज़ वर्कर काम करते हैं, कोई 2-4 बंदे मान लो मैंने अपॉइंट कर लिए, मैं एज ए सुपरवाइजर हूँ, तो 10 बंदे या 5 बंदे हैं, तो उनको ट्रेनिंग के लिए कौन देगा, मैं ही उनकी ट्रेनिंग दूंगा या मैं ही उनकी ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज करूँगा। ये तो ना ये मालिक आके बोला उनको ट्रेनिंग दो, ठीक है नहीं, मालिक नहीं कराएगा, मालिक से पूछ रहेगा कि सर 15 बंदे नए आए, क्या करना है, ट्रेनिंग पे भेज दिया है, ऑब्वियस सी बात है, मालिक बोलेगा ठीक है, तो उसको ट्रेनिंग में भेज देंगे, वही ट्रेनिंग ऑर्गेनाइज कराएगा। तो ये थे हमारा सुपरवाइजरी लेवल ऑफ मैनेजमेंट, और ये इसके फंक्शंस थे एज मैंने आपको बता दिया वही सेम चीज, इसके पूरा एक्सप्लेनेशन आपको नोट्स में गिवन है, आप वहाँ से देख लेना। तो इसको मैं यहीं पे ख़त्म करता हूँ लेवल ऑफ मैनेजमेंट को, उसके बाद हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन, इसको एक बार लिख लो। देखो करेंगे स्टार्ट कोऑर्डिनेशन, देखो मतलब ही वाला है कोऑर्डिनेट करना है आपस में। मान लो मैं आपसे कोऑर्डिनेट कर रहा हूँ, तो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के अंदर डिफरेंट तरह की एक्टिविटीज़ होती है, तो हमें इनको कोऑर्डिनेट करना होता है। देखा जाए तो ये वैसे देखा जाए तो फंक्शंस में नहीं आता, बल्कि बहुत इंपॉर्टेंट
हम कह सकते हैं कि इम्पोर्टेंट मतलब एलिमेंट है किसका, मैनेजमेंट का। तो मैनेजमेंट के पॉइंट से कोऑर्डिनेशन करना जरूरी है। अगर आप भी अपनी लाइफ में इन फ्यूचर में कोई भी काम बिना कोऑर्डिनेशन के करोगे ना तो आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। तब कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, जोड़ना सबको। क्या करना, ये एलिमेंट है, इंटीग्रेट करना, जोड़ना, सब चीज़ों को आपस में इंटीग्रेट करना है। सिंक्रोनाइजेशन, सिंक्रोन तक हायरार्की वाइज सिंक्रोनाइज कर देना एक्टिविटीज़ को कि पहले ये फिर ये फिर ये, कि ये काम ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा फिर ऐसे होगा। जैसे मान लो कोई फ़ोन होता है, फ़ोन को हम जब खोलते हैं ना तो उसको भी क्या करते हैं, प्रॉपर्ली ऑर्डर वाइज खोलते हैं। अगर आपने उसको बिना किसी ऑर्डर के खोल दिया, उसको बिना किसी ऑर्डर के बंद कर दिया तो ये प्रॉब्लम आ जाएगी। तो वहाँ पे भी आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। एंड ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एक्टिविटीज, वही ग्रुप में जो बंदे काम कर रहे हैं उनको ऑर्डरली क्या करना है, अरेंज करना है कि पहले आप होगे फिर आप होगे फिर आप। जैसे डांस एक्टिविटीज़ होती है, आपने देखा होगा 26 जनवरी को मतलब हमारी परेड होती है, उसमें कई सारे बच्चे परफॉर्म करते हैं, कोऑर्डिनेशन होता है कि पहले तुम आओगे उसके फिर हम आएंगे फिर उसके हम आएंगे, सारे आपस में चेन में काम करते हैं ताकि वो एक्टिविटी सही तरह से परफॉर्म हो जाए या हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए। अगर कोई भी बंदा अगर प्रॉपर्ली ऑर्डर से काम नहीं करेगा तो प्रॉब्लम राइज होगी और आपका ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा, जिससे आपका टाइम, एफर्ट और कॉस्ट सारे वेस्ट हो जाएंगे। तो ग्रुप एफर्ट्स होते हैं उनको इंटीग्रेट करते हैं, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। देखो सिंपल सी बात है, ये आपका जो बात करें चैप्टर नंबर 2 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट में आएगा, ठीक है। यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, देखो यूनिटी होता है एकता, डायरेक्शन कि सारे बंदे एक ही डायरेक्शन को फॉलो करें, कि सारे बंदे इसी चीज़ को फॉलो करें। क्योंकि अगर मान लो डायरेक्शन, जैसे मूवी देखने जाते ना तो मूवी देखने जाते तो एंट्री के एग्जिट, एंट्री के जो जगह होती है वो तो हमारे पास बहुत सारे होते हैं कि यहाँ से चल रहा वहाँ से चल रहा, बहुत सारे गेट होते हैं, पर एग्जिट का एक ही होता है कि भाई हर कोई बंदा यहीं से एग्जिट करेगा। क्योंकि अगर मान लो बात करें, अगर मान लो अगर एग्जिट सब जगह से बोल देंगे ना तो प्रॉब्लम आ जाएगी। क्योंकि कुछ बंदे जो चलने वाले हैं, क्योंकि 2 एंट्री होती है, एक फ्रंट और एक बैक। जो एग्जिट की एंट्री होती है बैक साइड, ताकि हर कोई बंदा सेम चीज़ फॉलो करे, सेम डायरेक्शन को फॉलो करे, सब लोग एक जगह से निकल जाए ताकि पूरा हॉल खाली हो जाए। 5 मिनट की देख के सफाई देख के कि अंदर कोई चीज़ रह ना गई हो, उसके बाद बाकी गेट खोल दिए जाते हैं, बाकी वाले आगे वाले गेट बंद कर दिए जाते हैं। इसका मतलब है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, सेम चीज कि सारे बंदे एक ही चीज़ को फॉलो करें, सारे बंदे एक ही मतलब एक ही ऑब्जेक्टिव हो कि हमारा ये ऑब्जेक्टिव है, हमें इसको अचीव करना है, ठीक है जी। एंड ताकि वो अपना कॉमन गोल अचीव कर लें। ऑर्गेनाइजेशन हैज मतलब ऑर्गेनाइजेशन के अंदर एज ए मैनेजमेंट कई सारे फंक्शंस होते हैं, लाइक कौन से, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग। मैं आपको पढ़ा चुका हूँ ये सीक्वेंस है, पहले प्लानिंग होगा, फिर ऑर्गेनाइजिंग होगा, फिर स्टाफिंग होगा, फिर डायरेक्टिंग होगा, फिर क्या होगा, कंट्रोलिंग होगा। इसको हम प्रॉपरली कहेंगे, एक तरह से एक दूसरे के रिलेटेड है। मतलब पहले प्लानिंग होगा, सारे के सारे डिपार्टमेंट के आपस में इंटर रिलेटेड हैं और आपस में इंटरलिंक्ड हैं। सारे काम विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से ही हो सकते हैं। अगर आपको कोऑर्डिनेशन कहीं लैक हुआ तो आपका ऑब्जेक्टिव नहीं हो पाएगा। जैसे हम कभी घर रास्ते में जा रहे होते हैं, कहीं घूमने जा रहे हैं, तो हम बताएं हमारा पहला स्टॉप है भाई यहाँ पे, हमें यहाँ रुकना है। अगर मान लो उसके अंदर हमारा कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाया तो कोई बंदा आगे निकल जाएगा, कोई बंदा पीछे निकल जाएगा, और फिर उनको डेट करेंगे। वो जब ढूंढते रहेंगे तो क्या होगा, वो हमें मिलेगा नहीं, टाइम लग जाएगा, एफर्ट लग जाएंगे। तो हम कुछ आइडेंटिफाई करते हैं कि पहला स्टॉपेज यहाँ होगा, फिर हमारा यहाँ होगा, यहाँ होगा। जो बंदा पहले वहाँ पहुँच जाएगा हमारी वेट कर लेगा, फिर जब सारे बंदे इकट्ठे हो जाएंगे उसके बाद हम क्या करेंगे, आगे चलेंगे। तो वी भी कैन विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर कोऑर्डिनेशन। इसके 3 एलिमेंट है, इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट करना, उसके बैलेंसिंग। जितने भी काम होते हैं उनको प्रॉपर्ली बैलेंसिंग मेंटेन करनी है, ठीक है। अगर कोई भी काम में प्रॉपर बैलेंसिंग मेंटेन होगी तो दिक्कत नहीं होगी। जैसे हम मान लो कोई बिजनेस करते हैं या हम कोई भी काम करते हैं तो उसमें प्रॉपर बैलेंसिंग मेंटेन करनी जरूरी है। अगर आपने कोई भी काम अनबैलेंस तरीके से करा तो आपको दिक्कत आएगी, आपको मोटिवेशन क्या हो। उसके बाद टाइम की, कि कोई भी काम जो दिया जाएगा वो प्रॉपर टाइम में खत्म हो। क्योंकि जब भी हम किसी बंदे को काम देते हैं या काम सौंपते हैं, किसी बंदे को एक्टिविटीज़ डेलीकेट करते हैं या किसी बंदे को हम कोई काम सौंपते हैं तो उसका टाइम बाउंड होता है कि आपको उस काम को कुछ टाइम के अंदर करना है, ठीक है। और इस कॉस्ट में करना है कि इतनी कॉस्ट आनी चाहिए आपकी। तो ये आपके 3 एलिमेंट्स थे। इससे बस 2 चीज़ पढ़नी है आपको, इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन, वो भी कंटिन्यू करते हैं। उसके बाद पढ़ना है आपको कि कोऑर्डिनेशन इज एसेंशियल इन द मैनेजमेंट फंक्शंस। तो मैनेजमेंट के फंक्शन में पढ़ेंगे, प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग के अंदर कोऑर्डिनेशन की क्या इंपॉर्टेंस है, कैसे हम काम कोऑर्डिनेट करते हैं। इसको से जल्दी से सबसे पहले लिखो, फिर हम आगे पढ़ते हैं। हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। देखो जी, पढ़ते हैं बेटा, नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, इंपॉर्टेंस की आपके मतलब एग्जाम में देंगे। तो देखो उससे पहला पढ़ना है कंटीन्यूअस बेसिस। देखो कोऑर्डिनेशन जो होता है कंटीन्यूअस बेसिस है। जब तक आपका ऑब्जेक्टिव जो आपने टारगेट सेट करा है, जब तक वो अचीव नहीं होगा ना, आपको कंटीन्यूअस बेसिस पे कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा।
जैसे मान लो आप एक ट्रिप पे जा रहे हो तो आप कोऑर्डिनेशन रखोगे प्रॉपरली, कहाँ पे कौन सा बंदा कहाँ पे, जब तक घर पे सही तरह से नहीं पहुँचोगे जब तक आपका काम खत्म नहीं होगा। तो इट इज नेवर एंडिंग प्रोसेस। कोऑर्डिनेशन क्या है, नेवर एंडिंग है। जब तक आपकी लाइफ चल रही है आपको कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा, आपको हर एक्टिविटीज़ के साथ, एनवायरनमेंट के साथ, लोगों के साथ कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। मैंने आपको पढ़ाया था कोऑर्डिनेशन एसेंशियल है, जरूरी है, ठीक है जी। इट स्टार्ट विद फंक्शन ऑफ प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर हम बात करें प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग, तो प्लान पे स्टार्ट होगा, कंट्रोलिंग पे क्या होगा, खत्म होगा। इट इज अ ऑनगोइंग प्रोसेस। इसमें ऑनगोइंग प्रोसेस है, चलता रहेगा। इसमें कई सारे हम कह सकते हैं स्टेप वाइज इतना है कि पहले ये काम करिए, ये काम क्यों करते हैं, ताकि हमारी एफिशिएंट फंक्शन, हमारे ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जितने भी काम है वो सही तरह से हो सके। इसलिए हम कह सकते हैं कोऑर्डिनेशन जो है एक एसेंशियल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट है। फिर हम पढ़ते हैं इंटीग्रेशन ऑफ वर्ड्स। मैंने आपको पढ़ाया था इंटीग्रेट करना, जोड़ना। हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के बंदे होते हैं, डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग होते हैं, डिफरेंट सोच के, डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करने वाले। हमें उन एक्टिविटीज़ को परफॉर्म करने के लिए आपको उसमें इंटीग्रेट करना पड़ता है, जोड़ना पड़ता है, ठीक है। जैसे आपने देखो हर कंपनी में हर 2 दिन बाद 3 दिन बाद एक मीटिंग होती है, इंटीग्रेशन करते हैं कि आप आओ, मिलो, बैठो, बात करो, कोई भी प्रॉब्लम है, ताकि हमें मोटिवेशन राइज हो, सारे बंदे सेम काम करें। कोऑर्डिनेशन का कॉमन डायरेक्शन ग्रुप, ऑब्वियसली बात है कोऑर्डिनेशन से ज़्यादा कॉमन डायरेक्शन मिलती है, यूनिटी ऑफ डायरेक्शन मैंने आपको पढ़ा दिया अभी 2 मिनट पहले। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन से हर कोई बंदा सेम चीज़ फॉलो करे। जितने भी ग्रुप में एक्टिविटी में बंदे काम कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही बार सोचेंगे कि कंपनी का जो गोल है हमें उसको अचीव करना है किसी तरह से, किसी भी हालत में, ठीक है। एंड और देखना कि हमारा जो प्लान था उसके अकॉर्डिंगली काम हो रहा है, नहीं हो रहा। दैट इट इज वेरी नीड ऑफ राइट्स, ये कह रहा है इंडिविजुअल, ये कह रहा है कोऑर्डिनेशन की नीड क्यों है, इसलिए क्योंकि हमारे ऑर्गेनाइजेशन में डिफरेंट तरह के बंदे होते हैं, डिफरेंट स्टाइल के बंदे होते हैं, डिफरेंट थॉट के बंदे होते हैं, उनका डिफरेंट स्टाइल ऑफ वर्किंग होता है। इसलिए हमें उनको कोऑर्डिनेशन करना पड़ता है कि भाई अगर कोऑर्डिनेट नहीं करेंगे तो वो अपने अकॉर्डिंगली अपनी मनमानी करेंगे और अपने तरीके से करेंगे, जिससे हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव नहीं हो पाएगा। एसेंशियल मेंबर कोऑर्डिनेशन देखा जाए तो देखा है कि सेपरेट फंक्शन नहीं मेंबर का, बल्कि बहुत एसेंशियल फंक्शन है मेंबर का। कोई भी ऑर्गेनाइजेशन बिना इसके काम नहीं कर सकती। इट रिक्वायर फॉर द ऑल द लेवल, हर लेवल पे कोऑर्डिनेशन चाहिए और हर फंक्शन ऑफ मेंबर, प्लानिंग में चाहिए, ऑर्गेनाइजिंग में चाहिए, स्टाफिंग में चाहिए, डायरेक्टिंग में भी चाहिए, कंट्रोलिंग में भी चाहिए। तो ये जहाँ पे 3 पॉइंट्स, आई थिंक एक पॉइंट और रह गया, इसको लिखो फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। देखो लास्ट है यूनिटी ऑफ डायरेक्शन। मैंने आपको पढ़ाया यूनिटी ऑफ डायरेक्शन में होता है क्या, डिफरेंट बंदे हैं जो डिफरेंट सोच के बंदे हैं, जो भी काम कर रहे हैं वो सारे एक ही चीज़ को फॉलो करें, एक ही चीज़ को फॉलो करें, ये होता है। जैसे आपने देखा होगा कई का, जैसे मान लो कि हमारे कोई भी मिनिस्टर आता है तो क्या करते हैं, रोड्स को ना ब्लॉक कर देते हैं कई सारी, हालांकि एक ही चीज़ फॉलो करते हैं कि जितने भी बंदे हैं सारे इसी डायरेक्शन से रहेंगे। क्यों? क्योंकि अगर मान लो डिफरेंट जगह होती है, निकलने की होती है, तो वहाँ पे हम लोग किसी बंदे को आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पकड़ नहीं सकते। पर अगर हम सारे रास्ते बंद कर देंगे, सिर्फ एक रास्ता रखेंगे जाने के लिए, तो वहाँ से उस बंदे को पकड़ सकते हैं। वही सेम चीज़। तो यूनिटी ऑफ डायरेक्शन यही है इंपॉर्टेंट। इट इज़ वेरी एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट टू कोऑपरेट, कोऑर्डिनेट एंड बैलेंसिंग द एक्टिविटी ऑफ पर्सन अंडर ऑर्गेनाइजेशन। जरूरी है, ऑर्गेनाइजेशन के पॉइंट से बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट ने जो फंक्शंस बनाए हैं, जो एक्टिविटीज़ बनाई हैं, जो भी काम सौंपे हैं, उनके अंदर बैलेंसिंग मेंटेन करना, कि इसमें जो डिफरेंट इंडिविजुअल काम कर रहे हैं, ठीक है। तो इट इज वेरी एसेंशियल फॉर द मैनेजमेंट टू कोऑपरेशन एंड बैलेंसिंग बिटवीन एक्टिविटी ऑफ द पर्सन एंड द ऑर्गेनाइजेशन। एक चैनलाइज कोऑर्डिनेशन क्या करता है, चैनलाइज करता है इसको, एक्टिविटीज को, इसमें डिफरेंट पर्सन में इन अ सिंगल डायरेक्शन। कोऑर्डिनेशन होता है क्या, सब काम को चैनलाइज करता है एक तरह से, कि पहले ये फिर ऐसे हर किसी को चैनलाइज करता है इन अ सिंगल डायरेक्शन। क्यों? ताकि टू अचीव दी ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो ये थे हमारे पॉइंट्स जो दिखाते हैं नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। जल्दी से इसको लिख लो एक बारी, फिर आगे करते हैं। देखो जी, अब पढ़ने वाला लास्ट, कोऑर्डिनेशन इज नीडेड फॉर द ऑल द फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। ये क्वेश्चन बेटा आपका जो आता है ना, ये हमेशा क्वेश्चन 5 मार्क्स में आता है, क्योंकि इससे 5 पॉइंट है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग और कंट्रोलिंग। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है अगर देखा जाए। यहाँ पे बताना है कि कोऑर्डिनेशन जो है ना, क्या वो प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग में, स्टाफिंग में और डायरेक्टिंग में क्या इसकी इंपॉर्टेंस है, कैसे हम कोऑर्डिनेशन करते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन प्लानिंग। देखो सिंपल सी बात है, ऑर्गेनाइजेशन मान लो मैं ऑर्गेनाइजेशन का मालिक हूँ, मैं मैनेजर हूँ और आप लोग कौन हो, मेरे नीचे काम कर रहे हो। तो मैंने जो प्लान बनाया और जो आप प्लान के अकॉर्डिंग काम कर रहे हो, उनके अंदर बैलेंसिंग होना चाहिए। इसका मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन ने गोल सेट करा है ना, उसके अकॉर्डिंग जो बाकी बंदे हैं जिनको मैं काम सौंपूंगा वो भी उसके अकॉर्डिंग काम करेंगे। ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव अलग है और आपका ऑब्जेक्टिव अलग है, तो ऑब्जेक्टिव अचीव होगा नहीं होगा। इसलिए दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है। किसके अंदर? डिपार्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव्स।
तो बिटवीन द बैलेंस बिटवीन ऑल ओवर ऑब्जेक्टिव एंड द डिपार्टमेंट प्लान्स, तो डिपार्टमेंट के प्लान्स बनाए जाते हैं, उनके अंदर भी बैलेंसिंग होनी चाहिए कि हम अपने ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंगली डिपार्टमेंट के प्लान्स बनाएं और गोल्स बनाएं कि कैसे कैसे डिपार्टमेंट वाइज आपको गोल्स अचीव करने हैं, और वो गोल आपस में इंटरलिंक्ड होना चाहिए किससे, ऑर्गेनाइजेशन गोल से। बिटवीन ऑब्जेक्टिव एंड ऑपरेटिव रिसोर्सेज, ये कहते हैं कि जो भी हम काम सेट करेंगे, ऑब्जेक्टिव सेट करेंगे, तो हम देखेंगे हमारे पास फिजिकल रिसोर्सेज अवेलेबल है या हमारे पास लेबर अवेलेबल है, ह्यूमन रिसोर्सेज अवेलेबल है। मैंने बोला कि मेरे को प्रोडक्शन डिपार्टमेंट का प्रोडक्शन इंक्रीज करना है यहाँ तक कल तक, तो मैं देखूँ कि मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है। मैंने बोला कल मेरा कोई मीटिंग में जाना है किसी कंपनी के साथ, एक बड़ी मीटिंग है ओला उबर के साथ किसी काम के लिए, बड़े प्रोजेक्ट के लिए, पर देखूँगा कि कल के बाद मेरे पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं है। कल अगर मैं अवेलेबल ही नहीं हूँ तो क्या करूँगा, तो मुझे भी इसमें क्या करना पड़ेगा, कोऑर्डिनेशन करना पड़ेगा। फिर क्या होगा, अमंग द डिफरेंट फंक्शन मैनेजर, डिफरेंट जो मैनेजर हैं, फंक्शन जो मैनेजर हैं, जिसमें मैंने आपको पढ़ाया था, ठीक है नहीं। तो जैसे मान लो कि सीईओ, बाकी मैनेजर, मतलब जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट हो गया, मार्केटिंग डिपार्टमेंट हो गया, सेलिंग डिपार्टमेंट हो गया, मैनेजर हो गए, इन सब के अंदर भी कोऑर्डिनेशन होना जरूरी है, ठीक है। उस कोऑर्डिनेशन पे पढ़ते हैं, कोऑर्डिनेशन ऑर्गेनाइजिंग। जब हम काम को ऑर्गेनाइज करते हैं तो देखते हैं क्या रिसोर्सेज कि मेरे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है एंड एक्टिविटी परफॉर्म, कि रिसोर्सेज के अकॉर्डिंगली मेरे पास एक्टिविटी की जो एक्टिविटी परफॉर्म कर रही आ रही है उसके लिए कौन से रिसोर्सेज चाहिए, और वो रिसोर्सेज मेरे पास अवेलेबल है कि नहीं है, तो उसमें भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर लिखा हुआ है अथॉरिटी, रिस्पॉन्सिबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी, की किसी बंदे को मैं अथॉरिटी दे रहा हूँ या कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी सौंप रहा हूँ, तो देखूंगा कि कोऑर्डिनेशन की सच में वो बंदा उसके लिए जिम्मेवार है कि नहीं है, क्या कर पाएगा नहीं कर पाएगा, क्या उसको अथॉरिटी दूँ। जैसे मान लो कि मैं कोचिंग से चले गया 3 दिन के लिए, और मैंने बोला कि रमन आप 3 दिन के लिए कोचिंग संभालो, मैनेज करो, और आप 3 दिन के लिए मालिक हो, मैंने अथॉरिटी दे दी। 3 दिन के बाद मैं आता हूँ ऑफिस में, बोला सर लो 5 लाख रुपए, मैंने कहा भाई 5 लाख किसके, कह रहा सर आपने मेरे को अथॉरिटी दी, मैंने कोचिंग भेज दिया। मेरे को लगा क्योंकि मेरे से काम नहीं हो रहा था, तो भाई ये हुई कि हम जब किसी बंदे को काम सौंपेंगे हम देखेंगे कि उसके अंदर भी प्रॉपर्ली कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। फिर देखो कोऑर्डिनेशन स्टाफिंग, स्टाफिंग का नाम है स्किल एंड जॉब, कि जो भी बंदा कोई काम कर रहा है तो जो जिस बंदे की जो स्किल है उसको हम वो काम दें, तो उससे भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, उसको स्किल के अकॉर्डिंगली काम दें। रेम्युनरेशन, एफिशिएंसी एंड कंपनसेशन, कि जो बंदा जितना एफिशिएंट काम कर रहा है, अच्छा काम कर रहा है, उसको उतना कंपनसेशन दे, उसके अंदर कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए। अगर आपने कोई बंदा ज़्यादा काम कर रहा है उसको पैसे कम दे रहे हो तो वो डिमोटिवेट होगा और आपको दिक्कत होगी। कोऑर्डिनेशन, तो कोऑर्डिनेशन में वहाँ भी रखना पड़ता है जहाँ पे बंदा सैलरी देते हैं, और एफिशिएंसी वाइज परफॉर्मेंस अवार्ड, कि जो बंदा अच्छा परफॉर्म कर रहा है उसको अवार्ड देंगे, और जो बंदा बेटर परफॉर्म नहीं कर रहा उसके मतलब कोई छुट्टी कर रहा है, ज़्यादा कर रहा है या किसी से लॉस हो गया तो उसको रीजनेबल कॉस्ट देंगे, ज़्यादा लॉस होगा उसके पैसे भी काटेंगे, ज़्यादा छुट्टी कर रहे हैं, तो उस हिसाब से हमें कोऑर्डिनेशन बना के रखना पड़ता है इनके अंदर। तो लिखा हुआ ट्रेनिंग एंड टेक्निक्स, की कोई टेक्निक अगर हम नहीं लेके आए हैं, नई टेक्नोलॉजी लेके आए हैं, तो अगर लगता है कि हमने एम्प्लॉइज़ को ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी, क्योंकि वहाँ पे हमें कॉलेज करना पड़ेगा। अगर हम ट्रेनिंग नहीं देंगे तो बंदा काम कैसे करेगा, काम कैसे सीख पाएगा। उसके हम पढ़ते हैं कोऑर्डिनेशन डायरेक्टिंग, डायरेक्टिंग का मतलब मैंने आपको पढ़ा था इंस्ट्रक्शन गाइड करना, किसी बंदे सजेशन देना, ऑर्डर देना, उसके अंदर भी देखना कि कौन सा बंदा किसको इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, कैसे इंस्ट्रक्शन फॉलो की जाएगी, कैसे कैसे इंस्ट्रक्शन दी जाएगी, उनमें बैलेंसिंग रखना, कोऑर्डिनेशन रखना। सुपरवाइजर सबऑर्डिनेट के रिलेशनशिप में कोऑर्डिनेशन करना कि क्या क्या मैं काम दूंगा, कौन मेरा सुपीरियर होगा और कौन मेरा सबऑर्डिनेट बनेगा, उनमें बैलेंसिंग। लीडरशिप स्टाइल एंड डिफरेंट सिचुएशन की 3 तरह के स्टाइल्स होते हैं, ये हम पढ़ेंगे इंटरेक्टिंग टॉपिक के अंदर, ठीक है। पढ़ा हुआ उसमें कौन कौन सा स्टाइल मुझे अपनाना है, ठीक है, लीजो फायर लगाना है या ऑटोक्रेटिक लगाना है, वो मेरे को देखना पड़ेगा। उसके बाद है कम्युनिकेशन टेक्निक्स की, मैं कैसे कैसे कम्युनिकेशन करूँ, मतलब मेरे को इंस्टेंट मैसेज करना है या मेरे को ईमेल करना है या मुझे वर्बल बात करनी है या मुझे कैसे बात करनी है, कैसे कौन से मोड ऑफ कम्युनिकेशन में मुझे अपनाना है, उसमें भी कोऑर्डिनेशन में रखना पड़ेगा। उसके बाद है डायरेक्टिंग, लास्ट कंट्रोलिंग, स्टैंडर्ड सेट, कि जो मैं टारगेट सेट की थी एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है, मैं टारगेट ऐसा सेट करूँगा जो बंदे अचीव कर सकें। अगर मान लो बंदे अचीव नहीं कर पाएंगे तो कैसे काम होगा, तो टारगेट जो भी सेट किया रहेगा वो ऐसा होगा कि इसको परफॉर्म कर सके, उनमें भी कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, ठीक है। और एक्चुअल परफॉर्मेंस कैसी है, करेक्टिव एक्शंस अगर हो रहे हैं तो उसमें कोऑर्डिनेशन किया, करेक्टिव एक्शन जो थी गलतियाँ निकली थी, जो प्रॉब्लम्स निकली हैं, जो इश्यूज निकले हैं उन प्रॉब्लम्स में क्या उनको हमने सॉल्व किया नहीं किया, क्या वो सॉल्व हो पाए नहीं पाए, उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा, ठीक है। तो ये था टॉपिक कोऑर्डिनेशन इज नीडेड फॉर द ऑल दी फंक्शनल मैनेजमेंट। तो आज इस वीडियो में बेसिकली मैंने आज को आपको क्या पढ़ाया है, मैंने आपको पढ़ाया एक लेवल ऑफ मैनेजमेंट पढ़ाया है, ठीक है जी, जिसमें टॉप लेवल, मिडिल लेवल, सुपरवाइजरी, और लास्ट मैंने पढ़ाया आपको कोऑर्डिनेशन टॉपिक। तो ये थी लेक्चर नंबर 4, बाकी जो भी होगा उसको आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।